हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है फेयर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट पार्ट 1 में कवर हो गए हैं, वहां देख सकते हैं आप। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। He made clear distinction between technical and managerial skill। उसने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल में डिफरेंस बता दिया है, बिल्कुल क्लियर कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और इन दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए। टेक्निकल स्किल को मैनेजरियल स्किल से मिक्स नहीं करना चाहिए। टेक्निकल स्किल क्या होती है, जैसे कि आप सीए हो तो आप की स्किल क्या है, अकाउंट्स में है। टेक्निकल स्किल आपके अकाउंट्स में है, लेकिन मैनेजरियल स्किल जो होती है वो अलग स्किल्स होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हो, वो आपकी टेक्निकल स्किल है। ठीक है। He identified the main steps in the process of management which are considered the major functions of management। उन्होंने जो है मैनेजमेंट के लिए मेजर स्टेप्स चुन के निकाले। कौन कौन से, कि पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये स्टेप्स उन्होंने निकाले। ये स्टेप्स हमको किसने दिए हैं, इन्होंने। He developed 14 principles of management which act as a guidelines for manager to perform managerial activities। इन्होंने 14 principles दिए हैं मैनेजर्स के लिए, जिससे कि वो अपनी ये गाइडलाइंस है मैनेजर्स को, जिससे वो अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। तो अब हमें ये 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयर। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो भी हमारी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, हमारी जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हम वर्क डिवाइड करते हैं। अगर आपके अकाउंट्स में है तो आपको अकाउंट्स का काम देंगे, आपकी किसी और चीज में तो आपको कोई और काम देंगे, आपको डाटा एंट्री अच्छे से आती है तो आपको डाटा एंट्री का काम देंगे। मतलब एक ही इंसान पे हम सारे काम नहीं देंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन सारे काम कर रहे। ठीक है। According to this principle, the whole work must be divided into small tasks। सारे काम को हमने small task में divide कर दिया है और यूनिट्स में। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। कि हम उस पर सारा काम देने के बदले उसको वो काम देंगे जिसमें वो एक्सपर्ट है, जो उसकी कैपेबिलिटी है करने की, और जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है उस पर्सन का, उस हिसाब से हम उसको काम देंगे। When a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialize in doing that, and the efficiency level will improve। कि जब एक ही इंसान एक ही काम रोज डेली बेसिस पे करेगा तो वो उस पर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी जो है वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती चली जाएगी। अब इस डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करने के क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है। स्पेशलाइजेशन होती है कि यानी कि आप काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है कि अगर आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम रहेगी। मतलब जिसको डाटा एंट्री आती है आपने उसको अकाउंट्स का काम दे दिया संभालने के लिए, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि इसको ये काम आता ही नहीं है। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस होंगे। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि डिसीजन लेने का पावर। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो काम आपको दिया है उसको टाइम पे पूरा करना। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। अथॉरिटी मतलब पावर डिसीजन लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जो भी आपको जॉब दी गई है उसको आप ऑन टाइम कंप्लीट करो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अगर अथॉरिटी बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है तो रिजल्ट जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी जो है वो कम है, मैच नहीं हो रही उसके साथ, तो आपका जो काम है वो ऑन टाइम कभी भी खत्म नहीं होगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसको यूज करने के। नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी।
अगर आपके पास लिमिटेड अथॉरिटी है, पावर है डिसीजन लेने की, तो मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का। हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, और आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है वो आप पूरी कर पाओगे बिना किसी डिले के। और अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, डिले इन वर्क होगा और इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, और वर्क कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि अथॉरिटी ही कम होगी। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, अगर ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो मिसयूज हो सकता है, ओवरबर्डन हो सकता है विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही दे दी तो ओवरबर्डन हो जाएगा काम का, जिसकी वजह से काम टाइम पर खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉय एग्रीमेंट में लिखी गई है चीजें उन सबको फॉलो करना। हर लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स होना बहुत जरूरी है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, जितने भी लेवल्स पे जो भी कमिटमेंट्स हैं उन सबको हमें मीट करना चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, पेनल्टीज जितने भी आपके ऊपर लगी गई है उसके ऊपर आपको आराम से कोई मतलब ऐसा होना चाहिए कुछ रूल की आपके एप्लीकेशंस को हम सुने। They all insist that discipline is required at superior as well as subordinate level, कि डिसिप्लिन जो है वो सुपीरियर लेवल पे और सबऑर्डिनेट लेवल दोनों लेवल पे इंपॉर्टेंट है। द डिसिप्लिनरी रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल, कि सिर्फ ये सबऑर्डिनेट्स पे नहीं फॉलो होना चाहिए, ये सुपीरियर्स पे भी होना चाहिए हर लेवल के। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन होनी चाहिए पेनल्टीज के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, डिसऑर्डर हो जाएगा अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया होगा, कंफ्यूजन होगी, चाउस रहेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कि आपके पास जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है आपको बताया नहीं गया कि कितने यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, तो उनकी क्या होगी, वेस्टेज होगी। डिले इन वर्क होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर, यानी कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिससे आप सारे ऑर्डर्स लो, ठीक है। एंड शुड अकाउंटेज टू वन सुपीरियर ओनली बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड विल नॉट बी able to understand that whose order must be executed first, कि अगर उसके बहुत सारे बॉस होंगे, एक एम्प्लॉय है और उसके बहुत सारे बॉस हैं जो उसको ऑर्डर देते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम पहले करे, किसका बाद में करे, किसका जल्दी करे, किसका लेट करे, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और जो काम है वो टाइमली खत्म नहीं होगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का कहता है कि आपके पास एक ही बॉस होना चाहिए जो आपको सारे के सारे, एक ही बॉस होना चाहिए जो आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे कि काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती सबऑर्डिनेट के माइंड में क्योंकि उसको एक ही बॉस की सारी बातें सुनी है, किसी तरीके का कोई ईगो क्लैश नहीं रहता, इफेक्टिवनेस रहती है काम में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, कंफ्यूजन रहती है एम्प्लॉय के माइंड में, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस, कि जब इतने सारे बॉस देंगे काम तो किसी न किसी को तो एक्सक्यूज देके उसको काम रोकना पड़ेगा। ईगो क्लैश हो सकता है अलग अलग सुपीरियर्स में कि तूने मेरा काम पहले नहीं किया, तूने मेरा काम पहले नहीं किया, तूने मेरा नहीं किया, तो सुपीरियर्स के बीच में ईगो क्लैश हो सकता है। और डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक प्लान होना चाहिए और सारा ऑफिस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी प्लान पर चलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान। This is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal, कि उन सबको काम एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए, वो है कि जो हमारा गोल है हमें उसको अचीव करना है। If this principle is applied, it lead to coordination, अगर इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगी। Each department and a group having common objective must have one head and one plan only, सारे डिपार्टमेंट को एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक ही प्लान है और एक ही गोल है, उसको हमें किसी तरीके से अचीव करना है।
पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लेंगे। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स ओन वन डायरेक्शन ओनली, कि सारे एम्प्लॉयज का एफर्ट एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे कि कोऑर्डिनेशन कम रहेगा, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे वेस्टेज होगी आपके एफर्ट्स की और रिसोर्सेज की अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हुए। डिफिकल्ट हो गया आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट है एफ पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हमें जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसमें हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। According to this principle, the interest of organization must be supersede the interest of individual or employees, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा होनी चाहिए एम्प्लॉयज की अपने खुद के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उससे। In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज किसी न किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से काम कर रहे होते हैं, मतलब काम करते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कि जो कोई एक इंडिविजुअल है उसका खुद का ऑब्जेक्टिव भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन if the objective of both the groups are in different direction, then manager must try to reconcile individual interest with the organization goal, कि अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि उनको इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस, तो इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। सीधा सा मतलब है कि मेन मोटिव आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, ना कि इंडिविजुअल गोल को अचीव करना है। ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि आप अपना ही गोल अचीव करते रह जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर पाओगे। इवन एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन, और एम्प्लॉयज को भी सफर करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, कि एक इंसान को जो रेम्यूनरेशन दी जाती है यानी कि जो सैलरी दी जाती है वो उतनी होनी चाहिए कि वो उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, उसको उसके काम के हिसाब से रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। कम भी नहीं देनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं देनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे उतनी रेम्यूनरेशन उनको देनी चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं, डिवोशन एंड कमिटमेंट रहती है एम्प्लॉयज की अपने काम के प्रति और धीरे धीरे इंप्रूव होती रहती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप ये फॉलो ना करो तो? इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, डिससेटिस्फेक्शन और डिमोटिवेशन रहती है एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो कुछ लोगों के हाथ में होती है, यानी कि टॉप लेवल के हाथ में होती है। जो भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है बेसिकली वो सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर होती है वो हर लेवल, एवरी लेवल में होती है मैनेजमेंट में, ठीक है, सबके पास होती है। तो अकॉर्डिंग टू फेल ये कहना चाहते हैं कि एक कंपनी या तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो। अगर वहां पे बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वहां पे कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए दोनों का, पर वो डिपेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज पे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन।
दोनों से ही हमें बेनिफिट मिलता है, कुछ नुकसान नहीं होता। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशन लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल, डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं और टॉप लेवल डिसीजन लेगा तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रहेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन, अगर पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो डिसीजन में डिले होगा। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिटर्न इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो अथॉरिटी में मिसयूज रहेगा, इसीलिए उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल, की पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ऐसे ऐसे करके कि सीईओ आएगा, डायरेक्टर्स आएंगे, जो भी हैं, जैसे भी होता है कि एक पूरी आपको लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, एक भी इसमें पर्सन जो है मिस नहीं होना चाहिए, आपको पूरी उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Every information must pass through every key of this chain, सारी इंफॉर्मेशन एक एक की से पास होनी चाहिए, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड, किसी भी तरीके की एक जगह पे भी स्किप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है अगर आप फॉलो ना करो ये रूल तो। नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और अथॉरिटी में किसी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं रह जाती। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, in this principle order does not mean command but it refer to orderly arrangement of men and material that is a fixed place for everything and everyone in the organization। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, मटेरियल से है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, मेन से है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये सब चीजें एक इंसान को अवेलेबल हो और वो फिक्स्ड हो। एक इंसान रोज ऑफिस जा रहा हो तो उसकी सीट फिक्स हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो फालतू का की सीट ढूंढने के लिए। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization, कि fixed place होना चाहिए, सीट बोल दो, cabin बोल दो, कुछ भी, कि हर employee के लिए एक organization में, so that no time and energy is wasted in search of any material or any person, ताकि किसी भी तरीके की कोई एनर्जी वेस्ट ना हो किसी पर्सन को ढूंढने में या किसी भी चीज को ढूंढने के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, टाइम वेस्ट नहीं होता, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, हम सही समय पे उनको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेल है फीमेल है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या बोलता है, कास्ट क्या है, बिलीफ और नेशनैलिटी क्या है, किसी भी तरीके को लेकर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, मोटिवेशन मिलता रहता है, मोरल बढ़ता है एम्प्लॉयज का। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डिससेटिस्फेक्शन रहती है एम्प्लॉयज में, टर्नओवर इंक्रीज होती है, अनहेल्दी रिलेशनशिप रहता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, की जॉब स्टेबिलिटी, एक मतलब उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को। अगर उनको यही रहेगा कि कभी भी निकाल दिए जाएंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, अगर insecurity रहेगी जॉब को लेके, the employees cannot contribute their maximum, तो employees अपना maximum contribute नहीं कर पाएंगे। Frequent turnover of employee is bad, और employee का turnover bad रहेगा organization के लिए, और ऐसे decisions जल्दी ही लेने चाहिए, और जबकि लोग इसको अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, की एफिशिएंसी लेवल एम्प्लॉयज का इम्प्रूव होता है, वेस्टेज नहीं होती है टाइम और रिसोर्सेज में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, वेस्टेज होती है रिसोर्सेज में, कि नई जॉब के लिए नई चीज सीखो। फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन रहता है एम्प्लॉयज के बीच में। इनिशिएटिव लेने चाहिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan, कि
उनको एम्प्लॉयज को भी जब वो प्लान बनाते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उसमें आए और अपने कुछ आइडियाज वहाँ पे रखें। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज, इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है एम्प्लॉयज को। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज, कि बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज के अंदर। एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन, कि अपना टारगेट वो टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं। अगर उनसे पूछ के हम कोई काम करेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी में बेस्ट काम नहीं करते, वो डिमोटिवेशन रहता है। स्पिरिटिक कॉप्स, मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। कि मैनेजर्स को आई को वी से रिप्लेस कर देना चाहिए, आई की जगह क्या आना चाहिए? वी। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, और पेनल्टीज कम होगी। पॉजिटिव इफेक्ट, टीम स्पिरिट बढ़ेगा, ग्रुप गोल अचीव होगा। कॉन्सिक्वेंसेस है, टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा, टीम स्पिरिट नहीं होगी तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय टेलर, कि टेलर ने कौन कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थे, मतलब जो भी था वो टेलर ने क्या क्या डेवलप किया था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है? Taylor published books and research paper explaining his scientific view on industrial organization and management, कि टेलर ने बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर्स को एक्सप्लेन किया है और उन्होंने पब्लिश किया है, और उसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि उनका क्या साइंटिफिक व्यू क्या है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में, साइंटिफिक व्यू क्या उनका, इससे रिलेटेड उन्होंने बुक्स को पब्लिश किया है। His major contribution was publishing of शॉप मैनेजमेंट, उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने एक शॉप मैनेजमेंट नाम की बुक पब्लिश करी है, और दूसरी है पीस रेट सिस्टम, और थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस थे। ही एम्फेसाइज ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, कि उन्होंने ये बोला कि जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे मैनेजमेंट पे, वो हम कैसे उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके हम उनको सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही मतलब है कि आपके मैनेजमेंट में कोई भी चीज हो रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो आप वो साइंटिफिकली सोच के लोगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि आप साइंटिफिक टूल्स यूज करोगे, साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं वो यूज करोगे, ट्रेन्ड पर्सोनल को यूज करोगे आप, ताकि जो आपकी आउटपुट है वो इंक्रीज हो पाए। Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. In general language, it means apply scientific tools, methods and trained personnel in order to increase the output, की यानी कि जो भी मैनेजमेंट में दिक्कत है वो सॉल्व होगा साइंटिफिक तरीके से। आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व नहीं करोगे कि चलो हम ये मान लेते हैं ये प्रॉब्लम है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं, वो सॉल्व होगा साइंटिफिक तरीके से। जो भी साइंटिफिक वे होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वैसे सॉल्व होगा, आपके हिसाब से सॉल्व नहीं होगा, ऐसा टेलर जी बोलते थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या प्रिंसिपल्स थे जो हमें टेलर ने दिए मैनेजमेंट के लिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हमें दिए? पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब यानी कि मैनेजर की डिक्टेटरशिप, जहाँ पे मैनेजर का कहा माना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मास मेथड्स। कि टेलर ये कहना चाहते थे कि जो भी जॉब परफॉर्म की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी काम किया जा रहा है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के पे बेस्ड हो, मतलब उससे पहले हमने साइंटिफिकली इंक्वायरी करी हो कि वो काम कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, कौन करेगा, ये सब पूरा साइंटिफिकली हमने स्टडी कराओ। इंट्यूशन पे नहीं जाना चाहिए कि मेरा मन ये कहता है, या एक्सपीरियंस पे कि मुझे 10 साल का, मुझे 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये काम ऐसे ही होगा, उस पर भी नहीं जाना चाहिए। हिट एंड मास मेथड्स पे भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो
क्या कहना चाहते हैं टेलर कि साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी जॉब करने से पहले वहां पे साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb, कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसको करने से पहले सोच लो, लेकिन रूल ऑफ थंब में ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ थंब में तो बस आपने कर दिया। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, मैनेजर की डिक्टेटरशिप होती है रूल ऑफ थंब। वेयर साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन। साइंटिफिक डिसीजंस कॉज एंड इफेक्ट्स पे बेस होते हैं कि आपने पूरा स्टडी किया कि क्या होगा, कैसे होगा, तो ये है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। अब एग्जांपल क्या है इसका कि इन रूल ऑफ थंब दैट द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर, कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको एक काम दिया गया कुछ भी और आपको वो टाइम सेट कर दिया गया कि आपको 2 आवर्स में वो काम खत्म करके देना, और ये टाइम आपको किसने सेट करके दिया? मैनेजर ने अपने हिसाब के कि मुझे 2 घंटे में ये काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। लेकिन टेलर क्या बोलते हैं? टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी को परफॉर्म करना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स, कि टाइम स्टडी आप सबसे पहले करो, देखो कि एक काम को करने में साइंटिफिकली कितना टाइम लगता है, उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आपको टाइम फिक्स करना चाहिए कि कितनी देर में ये काम होगा। ऐसा नहीं कि एक के बोलने पे आपको उतने टाइम में वो काम करना है। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, की जो हमारे ऑफिस में ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि वर्कर ग्रुप है एक, और एक हमारे मैनेजर्स का ग्रुप होता है, मतलब अपर लेवल्स का जो ग्रुप होता है, तो इन दोनों के बीच में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ऑफिस में जनरली क्या होता है कि ये अपने आप को अलग समझते हैं, ये अलग समझते हैं, ये हमेशा यही सोचते हैं कि हम छोटे हैं और ये हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि हम बड़े हैं। तो इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा टेलर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विद द म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हार्मनी के साथ काम करना चाहिए, सद्भाव के साथ काम करना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक के साथ काम करना चाहिए, पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। पहला कौन सा? वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। दूसरा है मैनेजमेंट ग्रुप। पहला है वर्कर ग्रुप, दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप। एंड बोथ द ग्रुप वर्क एज राइवल्स, वो एक दूसरे के राइवल्स की तरह काम करते हैं। ऑफ ईच अदर एज वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड, वर्कर्स को हमेशा लगता है कि उनको कम सैलरी मिल रही है, एंड आर ओवरबर्डन, और उनको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है विद द वर्क। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, और मैनेजमेंट को हमेशा ये लगता है कि वर्कर्स कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है। इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर, इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन को उन्होंने इंसिस्ट किया, विच मेक्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। एग्जाम्पल, the main objective of worker is to earn more and the objective of management is to maximize production। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी वर्कर का होता है कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करे, और मैनेजमेंट का होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर ऑब्जेक्टिव, वर्कर कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। एक दूसरे के काम में दखल देने से अच्छा है कि वर्कर्स ज्यादा अर्न करे, ज्यादा प्रोड्यूस करके, और विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये मतलब हार्मनी की तरह ही है कि आपको कॉपरेट करके काम करना चाहिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। जो भी काम कर रहे हो वो कॉपरेशन के साथ करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर करना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, दोनों को, वर्कर्स को भी और मैनेजर्स को, दोनों को कॉपरेशन से काम करना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द standard task for them, because when standard or targets are set up in consultation of worker, then they will try their best to achieve।
देखो, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जब भी आप कोई टास्क देने वाले हो, उससे पहले कंसल्ट कर लो वर्कर्स के साथ कंसल्ट कर लो। अगर आप उनसे पूछ के करोगे तो वो अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमसे भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, while assigning job to workers, if management asks them about their interest and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently। कि जब भी आप किसी भी वर्कर को जॉब दोगे, कोई भी काम दोगे, वर्क दोगे, तो अगर आप उससे उसका इंटरेस्ट पूछ लोगे कि उसका इंटरेस्ट क्या काम करने में है, और फिर उसको वही काम दोगे, तो वो वर्कर जो है वो अपना बेस्ट देगा, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। नेक्स्ट है, फोर्थ और लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कि वर्कर्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी वर्कर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग की, और वर्कर की एफिशिएंसी उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है एंड देयर सिलेक्शन, और उनके सिलेक्शन पे। Taylor insisted due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification। टेलर बोलते हैं कि बहुत ध्यान से हमको एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना चाहिए, और जब हम उनको सिलेक्ट कर लें तो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमको उनको जॉब देनी चाहिए। एम्प्लॉयज मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। और एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जो उनकी नॉलेज है वो अपडेट होती रहे। This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and workers। इससे efficiency भी बढ़ेगी और prosperity भी बढ़ेगी, कंपनी की भी और वर्कर की भी। अब हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, अब हमें साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़नी है जो कि हमने टेलर ने दी है। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स क्या? प्रिंसिपल्स अलग हैं जो हमने पढ़े, कंफ्यूज मत होना। प्रिंसिपल्स अलग हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स अलग हैं। पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, कि हमको दो डिवीजन करने पड़ेंगे वर्क के, दो डिवीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला आ गया प्लानिंग में डिवाइड कर दो, ठीक है, और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट रखो और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखो। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 8 हेड होंगे, बॉस होंगे जो काम देखेंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 8 हेड होंगे। तो मतलब एक ही बॉस नहीं होगा, सब में अलग अलग होंगे, 8 होंगे जो कि काम देखेंगे। फंक्शनल फॉर्मैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग, कि टेलर को किसी भी तरीके की वर्कर्स को प्लानिंग का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन, उनको सिर्फ वर्क और प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन लाने के लिए टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। कि स्पेशलाइजेशन लाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि वो सुपरवाइज कर सकें, गाइड कर सकें और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकें। As one foreman cannot be expert in every aspect of workers, so Taylor stressed on minimum 8 specialists, कि एक ही इंसान हर जगह एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बोला कम से कम 8 स्पेशलिस्ट या फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि ऑर्डर दे सके वर्कर्स को। अब the 8 functional experts suggested by Taylor are, सॉरी ये 8 नहीं होंगे, ये 4 होंगे, दोनों में 4 बांट दिए। प्लानिंग में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। रूट क्लर्क जो होगा वो सीक्वेंस बना देगा कि आपको बस इस सीक्वेंस में मैकेनिकल और मैनुअल जॉब जो भी करनी है आपको, वो इस सीक्वेंस में करनी है, आपको इससे बाहर नहीं जाना, इसमें नहीं करनी, इसमें भी नहीं करनी, आपको करनी ही इसमें है, इस सीक्वेंस में। Instruction card clerk. This foreman is responsible for giving general instruction necessary to carry on the job in a specified manner. ठीक से काम कैसे करें वो ये वाला बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या बताएंगे? दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि इतने बजे आपको शुरू करना है, 10 बजे शुरू करना है, 2 बजे खत्म करना है। तो ये कौन बताएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब, और ये कॉस्ट शीट भी बनाएंगे। डिसिप्लिनरियन कौन होते हैं? जो कि ये चेक करेंगे कि काम ठीक से और सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में कौन कौन से बॉस होंगे? सबसे पहला आता है गैंग बॉस। He arrange all the machines, tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay। कि ये सारी चीजें अरेंज करके रखेंगे पहले से ही कि मशीन्स कौन सी चाहिए, टूल्स कौन से चाहिए और क्या क्या और चीजें चाहिए जॉब करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई डिले ना हो। स्पीड बॉस, द फॉरमैन अश्योर टाइम कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि ये देखेंगे कि टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपेयर जॉब, दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन, कि जितनी भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, दिस बॉस कीप्स चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउट, ये क्वालिटी पे देखेंगे आउटपुट की, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेकंड पॉइंट है ये। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड, कि हमको अगर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए। टू सेटअप स्टैंडर्ड, द मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैनेजर को वर्क स्टडी की टेक्निक स्टडी करनी चाहिए और टाइम स्टडी पढ़ना चाहिए, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सब चीजें उनको स्टडी करनी चाहिए। इवन मॉडर्न टेक्निक जैसे काइजन, सिक्स सिग्मा एटसेट्रा, ये सब चीजें भी स्टडी कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू सेट अप स्टैंडर्ड्स, कंपनीज लाइक नोकिया, एप्पल, नाइकी एटसेट्रा आर यूजिंग टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड स्टडी है हमारी वर्क स्टडी, थर्ड टेक्निक सॉरी वर्क स्टडी। इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। वर्क स्टडी में क्या होता है, आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है अगर आप वर्क स्टडी करोगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा वो भी मिनिमम कॉस्ट में, और बेस्ट कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा आपको हर चीज का। इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है फटीग स्टडी, यानी कि इसमें आपका ये देखा जाएगा कि जो रेस्ट इंटरवल्स होते हैं वो कितने टाइम के होते हैं, उनका टाइम क्या होता है, कितने टाइम के होते हैं, और नंबर कितने हैं, कि कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest intervals, the duration of rest intervals, the number of rest intervals। यानी कि अगर 2 शिफ्ट हैं, इस एग्जांपल में बताया गया है कि 3 शिफ्ट हैं काम करने की और एक इंसान को 3 शिफ्ट में काम करना है, तो उससे पहली और तीसरी शिफ्ट का काम कराया जाए और दूसरी शिफ्ट में उसको ब्रेक दिया जाए, और पहली और तीसरी शिफ्ट के दौरान भी उसको बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स यानी शॉर्ट रेस्ट इंटरवल्स दिए जाए, ताकि उसकी एफिशिएंसी बनी रहे, फ्रेश रहे वो इंसान। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है कि हमें रूल ऑफ थंब के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमने उसको पूरी प्रॉपर, मतलब देखो प्रॉपर तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया हो तब हम वो काम कर रहे हैं। टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब, कि प्रोडक्शन का जो मेथड है वो रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं डिसाइड होना चाहिए, बट ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द one which bring maximum benefit with minimum cost must be selected। कुछ गड़बड़ है इसमें। All the methods must be tried in the organization। 1 मिनट, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। ये है कि जितने भी मेथड्स हम करेंगे वो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी ट्राइड होना चाहिए, ऑलरेडी हमने ट्राई करके देखा हुआ होना चाहिए, और साइंटिफिक मेथड्स का यूज होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स का यूज होना चाहिए, और जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे और मिनिमम कॉस्ट दे वो वाला मेथड हमें सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज, अगर हम शूज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन इंटेंसिव मेथड, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मशीन इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि दोनों हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड, कि दोनों में सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे कि क्या आएगी दोनों मेथड से, एंड कंपेयर करेंगे उन दोनों मेथड्स को विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। द मेथड विच इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट, एक्सप्लेन मिनिमम रिसोर्सेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी और मैक्सिमम रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर रहा होगा वो मेथड हम यूज कर लेंगे।
नेक्स्ट है मोशन स्टडी, यानी कि आप वर्कर्स की हर एक चीज पे नजर रखोगे कि वो कितना टाइम क्या करते हैं, कि वो कितना टाइम अपने सीट से उठते हैं, क्यों उठते हैं, किस काम के लिए उठते हैं, कितने वो ब्रेक्स लेते हैं, इन सब पे आप नजर रखोगे। To conduct motion study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job and note down all the movement he is doing। कि जो भी वो कर रहा है वर्कर्स को ऑब्जर्व करो और देखो क्या वो मूवमेंट्स कर रहा है। हाउ मेनी टाइम ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, कि वो अपने प्लेस से कितनी बार उठ रहा है। हाउ मेनी टाइम ही इज बेंडिंग डाउन, कितनी बार झुक रहा है। रिपीटेड फॉर एक सेकेंड, ये पेन को क्या हो गया, सॉरी, रिपीटेड फॉर 100 टाइम विद डिफरेंट वर्कर्स, और ये अलग अलग वर्कर्स के साथ आप 100 बार ट्राई करके देखो। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट क्लासीफाई देम इन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। आपने मूवमेंट्स बना लिए तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है। एंड मेक द स्ट्रेटेजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, और एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उसको आप कम कैसे करो। एग्जाम्पल है कि एक एवरेज वर्कर जो है वो बेंड होता है अपनी सीट से टूल्स उठाने के लिए बार बार, ठीक है, क्योंकि उसके टेबल के नीचे रखा हुआ है वो टूल बॉक्स। देन अ स्टूल कैन बी प्लेस नियर हिज सीट, तो हमें एक स्टूल लगा देना चाहिए उनकी सीट के सामने, ताकि जो टूल बॉक्स है वो वर्कर जो है वो इजीली उठा सके, उसको बार बार बेंड होने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े बार बार, ठीक है। सेम एनर्जी वो हम यूज कर सकते हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करने में। टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस फैटिग स्टडी। एक और आता है हमारा अगला पॉइंट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब हर किसी को हमें अलग अलग वेजेस यानी कि सैलरी देनी चाहिए according to their efficiency. The scientific technique of different piece rate system emphasizes on paying different rate of wage for efficient inefficient employees. The technique of differential wage rate system insists on, मतलब कि efficient employees को हमें ज़्यादा पे करना चाहिए और inefficient employees को हमें कम पे करना चाहिए। Paying different rate of wage to efficient and inefficient employee, efficient को अलग, inefficient को अलग। Extra wages paid to efficient employee will motivate them to remain efficient। अगर हम efficient employees को ज़्यादा पे करेंगे तो वो हमेशा efficient रहेंगे, क्योंकि वो motivate रहेंगे कि हमको ज़्यादा पे मिलती है। Extra wages pays to efficient employee, अगर efficient employee को ज़्यादा पे करेंगे तो जो inefficient employees है उनको motivation मिलेगी कि उनको efficient employee की कैटेगरी में आना है। और जब when payment is given according to number of unit produced, कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट है ये मेंटल रिवॉल्यूशन। ये अलग पॉइंट है, ये वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है, वर्क स्टडी के साथ ही अलग पॉइंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका, यानी कि ये बिल्कुल उसकी हार्मनी की तरह है। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर, कि वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड है उसको चेंज करना पड़ेगा। कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट में। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रीजुडिस फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टू अडेप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग होनी चाहिए दोनों के काम में। लास्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल, कि टेलर और फ्योल में क्या कंपैरिजन है वो हमें करना है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। पहला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पहला, कंसर्न। टेलर क्या बोलते हैं, टेलर टेक्निक एंड प्रिंसिपल आर कंसर्न विद वर्कर्स एफिशिएंसी। टेलर की टेक्निक वर्कर्स की एफिशिएंसी पे होती है, उनका जो मेन कंसर्न रहता है वो वर्कर की एफिशिएंसी पे रहता है। फेलर प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी। फेल्स का प्रिंसिपल जो रहता है वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे रहता है। लेवल और पर्सपेक्टिव क्या है, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने लोएस्ट लेवल से अपनी स्टडी स्टार्ट करी है। फ्योल स्टार्टेड हिज स्टडी एंड अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल ने हाईएस्ट लेवल से स्टडी करी है। एम्फेसिस क्या क्या दोनों का, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर ज्यादा ध्यान देते हैं वर्क के स्टैंडर्डाइजेशन पे। फ्योल लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शन ऑफ मैनेजर्स, और फ्योल मैनेजर्स के फंक्शंस पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं।
फोकस क्या है? टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स, कि जितने भी वेस्टफुल मूवमेंट्स है उनको हटाओ और एनर्जी सेव करो वर्कर्स की। इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। फ्यूल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट, की प्रिंसिपल्स डेवलप करो ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल ओवरऑल अचीवमेंट होगा, ठीक है, ओवरऑल अचीवमेंट कि ताकि ओवरऑल अचीवमेंट हमें मिल सके। नेक्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूशन, क्या है दोनों का? टेलर मेजर कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं। फ्यूल्स मेजर कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने डेवलप करे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, टेलर डेवलप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकेम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने साइंटिस्ट की तरह अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी है और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। फ्यूल डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ रिसर्चर और प्रैक्टिशनर की तरह उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी है। ही बिकेम फेमस एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और इनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। Unity of command did not follow this principle as Taylor insists on minimum 8 bosses. Unity of command 8 bosses ये टेलर में नहीं चलती है क्योंकि यहाँ पे 8 बॉस होते हैं। Strictly followed this principle that is only one boss for one employee. और यहाँ पे क्या फ्यूल क्या बोलते हैं कि एक ही बॉस होना चाहिए है एक एम्प्लॉय के लिए, लेकिन यहाँ कितने बॉस हैं? 8। एक्सप्रेशन, टेलर टेक्निक आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर की टेक्निक किसकी तरह है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह। फ्यूल टेक्निक आर एक्सप्रेस एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? ये स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।